गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए, क्या चल रहा था बताओ जरा। मैम आपने कुछ मुख्य प्रत्यागमन। हाँ, इसमें मैंने प्रत्यागमन। गमन करा दिया था, शमन हो गया था, प्रतिक्रिया निर्माण हो गया था। ठीक है, मैम इसमें भी प्रत्यागमन। लिखवा दिया था आपने, प्रत्यागमन में भी। हाँ, लिखवा दिया था, ठीक है ना। प्रत्यागमन, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिग्रेशन, ये बता दिया था ना। प्रत्यागमन यानी कि रिग्रेशन। हाँ जी मैम, हो गया। ये कंप्लीट हो गया। चलिए, तो अब अगला चलो। मैंने जब मुख्य युक्तियां कराई थी तो उसमें लिखवाई थी सारे के सारे। नेक्स्ट क्या बैठेगा प्रत्यागमन से, अगला क्या है बताओ। मैम युक्तिकरण। हाँ, अब इस पे आ जाओ। अगली हेडिंग डालो, युक्तिकरण। इनका कोई अनदर नेम नहीं है, यही है सब नाम हिंदी में। ठीक है, कभी सोचो कोई हल्का भी शब्द हो, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा है। युक्तिकरण, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन। ये रैशनल से बना है, रैशनलाइजेशन। लिख लिया सबने, हेडिंग डाल ली। यस मैम। चलिए लिखो इसके अंदर, इस रक्षा युक्ति में व्यक्ति, इस रक्षा युक्ति में व्यक्ति केवल उन्हीं तथ्यों पर विश्वास करता है, केवल उन्हीं तथ्यों पर विश्वास करता है जिनका उसने स्पष्टीकरण दिया है, जिनका उसने स्पष्टीकरण दिया है। यह युक्ति, यह युक्ति वास्तव में व्यक्ति को, यह युक्ति वास्तव में व्यक्ति को बहाना बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह युक्ति वास्तव में व्यक्ति को बहाना बनाने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हम देखते हैं ना घर में, जैसे बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है तो हम कह देते हैं कि नहीं अभी पैसे नहीं है, भाई पैसे तो होते हैं लेकिन कि भाई अब खुले पैसे नहीं है, या जब पापा आ जाएंगे या जब बाबा आ जाएंगे जब दिलवाएंगे, यानी कि बहाना बनाने लगते हैं उस स्थिति से बचने के लिए। तो युक्तिकरण क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने आप को बहानों में लिप्त कर लेता है या अपने आप को वास्तविकता में ये स्पष्ट करता है कि बस जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, तो वो कहलाता है आपका युक्तिकरण। यानी कि बस एक ये लाइन याद रखना कि अगर ये क्वेश्चन है कि व्यक्ति किस रक्षा प्रक्रम से बहाना बनाना सीखता है या बहाना का इस्तेमाल करता है, तो वो होती है प्रक्रिया या वो होता है रक्षा प्रक्रम युक्तिकरण। लिखो आगे। युक्तिकरण में युक्तिकरण में व्यक्ति 3 प्रकार से बहाना बनाता है। डैश करके लिख लो। पसंद या नापसंद के रूप में, पसंद या नापसंद के रूप में, कोमा आवश्यकता के रूप में, तथा परिस्थितियों से बचने के लिए। पसंद या नापसंद के रूप में, कोमा
आवश्यकता के रूप में तथा परिस्थितियों से बचने के लिए। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि युक्तिकरण तो एक ये मनोवैज्ञानिक शब्द हो गया है, सामान्य भाषा में इसका प्रयोग किया जाएगा कि जब हम वास्तविकता से बचने के लिए बहाने बनाने लगते हैं, तो इसका मतलब हम उस समय कौन से मैकेनिज्म का यूज कर रहे होते हैं? युक्तिकरण, यानी कि रैशनलाइजेशन। और युक्तिकरण या बहाना हम कितने तरीके से बनाते हैं? 3 तरीके से। पसंद या नापसंद के रूप में, अपनी आवश्यकताओं को करने के लिए, या फिर क्या करने के लिए? वास्तविक परिस्थितियों से बचने के लिए हम बहाने बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाली हेडिंग पूरी हुई। अब अगला डालो उदात्तीकरण। उदात्तीकरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लिख लें सब्लिमेशन। कोई है इंग्लिश का स्टूडेंट? आवाज नहीं जा रही बेटा? यस मैम, आ रही है। हाँ, अगला है आपका हेडिंग उदात्तीकरण, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। अब इसके अंदर लिखो, इस रक्षा प्रक्रम में व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों का रूपांतरण समाज के अनुरूप कर लेता है। अपनी मूल प्रवृत्तियों का रूपांतरण समाज के अनुरूप कर लेता है। जब उसे लगता है कि उसकी कुछ इच्छाएं सामाजिक नियमों के अनुकूल नहीं है, तो वह उनकी पूर्ति अन्य रूप में करने का प्रयास करता है। अन्य रूपों में करने का प्रयास करता है। जैसे कोई एक उदाहरण दो जरा। भाई, जब उसे कोई लगता है कि अगर मैंने ये काम किया तो समाज में मुझे अपमान झेलना पड़ सकता है या मुझे तिरस्कार झेलना पड़ सकता है, तो फिर वो सोचता है कि मैं इस काम को ऐसे ना करके किसी दूसरे तरीके से कर लेता हूं, ताकि कोई नाराज भी ना हो और मेरा काम भी हो जाए। तो इसका कोई उदाहरण बताओ बच्चों। हो भी या नहीं? हाँ जी मैम, है मैम। जैसे किसी के अंदर कोई बैड हैबिट होती है और उसको ये डर है कि मुझे इससे डांट पड़ेगी, तो वो फिर उस आदत को चेंज कर लेगा। चेंज नहीं करना है, रूपांतरण करना है। मतलब उस हैबिट को उसी के जैसी किसी हैबिट में। ओके ओके। हाँ, और कोई बताओ। मैम, जैसे हम फोन चलाते हैं, वो घर वाले सब डांटते हैं, फोन देखते रहते हो। अब इस टाइम हम ऑनलाइन क्लासेस ले, लेकिन फोन भी चला सकते हैं और क्लासेस भी ले सकते हैं, तो घर वाले इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब कर तो नहीं रहे हो तुम लोग ऐसा कि क्लास भी चल रही है और फोन भी देख रहे हो साइड में?
नहीं ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस। नहीं नहीं, मैम एक्चुअली क्या है ना, देखिए, एग्जाम्पल वहीं से निकल के आते हैं जब हम उनको, या तो हमने वो किया हो या हमने देखा हो, तभी उदाहरण बनते हैं। ठीक है ना? हाँ, और कोई जी। बच्चा बताओ भाई। सही था, वैसे सही एग्जाम्पल था। और कोई? देखो, जनरली क्या होता है हमारे समाज में, मतलब मैं थोड़ा एक उससे बता रही हूँ कि एक्टिंग वगैरह जो होती है कि भाई फिल्मों में काम करना या लड़कियों का बाहर इस तरीके से बाहर जाना पसंद नहीं किया जाता। तो हम मान लिया भाई फिल्मों में नहीं जा सकते, लेकिन हमें अभिनय का शौक है या नाटक का शौक है, तो हम क्या करेंगे, कॉलेज में कोई ड्रामा हो रहा है, कोई एक्टिंग क्लासेस हो रही है, उनमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। भाई हम वहां नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन हमारे अंदर वो चीज है कि हमें कुछ करना है, लेकिन परिवार वाले उस चीज के लिए नहीं मानेंगे, तो हम उस चीज का रूपांतरण कहाँ कर लेंगे कि वो वाला शौक या वो वाली जो हमारी अनुभूति है, वो वहां हम अपनी जो क्लासेस होती हैं नाटक की या जो स्टेज पे जो प्रोग्राम होते हैं उनके थ्रू कर लेते हैं। तो यानी कि अपनी इच्छाओं का रूपांतरण दमित ना करके उनको कहीं और लगा लेना, या उसी के जैसे किसी और कार्य में लगा लेना, हमारा क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, यानी कि उदात्तीकरण। तो जैसे एक्टिंग के लिए भाई मुंबई नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने कॉलेज में या अपने विद्यालय में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो चीज है, लेकिन समाज में स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हम उसको वैसे ना करके हम अपने ही माध्यम से, ताकि वो स्वीकृत भी हो और वो चीजों को समाज में मान्यता भी प्राप्त हो जाए। ठीक है? तो वो कहलाता है सब्लिमेशन, यानी कि रूपांतरण करना है, उस चीज को दमित नहीं करना है, यानी कि अपनी जो इच्छा है उसको ऐसी जगह रूपांतरित कर देना या ऐसी जगह ट्रांसफर कर देना जहां पर कि उसको सामाजिक मान्यता भी प्राप्त हो जाए और हमें उसका दमन भी नहीं करना पड़े। ठीक है? वो कहलाता है सब्लिमेशन। अगला डालो, खत्म होगी शायद मुख्य दो। विवेकीकरण, एक लास्ट हो डालो, विवेकीकरण। विवेकीकरण लिख लिया आप लोगों ने? अब इसमें एक शब्द आ रहा है विवेक, इससे क्या शब्द निकल कर आएगा? मैम अपनी बुद्धि से कोई काम हाँ, करना। तो इसका मतलब विवेकीकरण को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटेलेक्चुअलाइजेशन। क्या कहेंगे? इंटेलेक्चुअलाइजेशन, क्योंकि अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी इच्छाओं को तोड़ मरोड़ कर लेना। ठीक है? इसका मतलब ये है, लिखो इसमें, यह रक्षा युक्ति, यह रक्षा युक्ति युक्तिकरण के जैसी ही है, जिसमें तर्क पर जोर दिया जाता है, जिसमें तर्क पर जोर दिया जाता है। यह रक्षा प्रक्रम संवेगात्मक स्थिति से उत्पन्न परिस्थिति से, मैम संवेगात्मक के बाद क्या बताया आपने? स्थिति से उत्पन्न परिस्थिति से व्यक्ति को बचाती है। इस युक्ति का प्रयोग मुख्यतः बौद्धिक रूप से सक्षम लोगों के द्वारा मैम मुख्यतः से आगे क्या बोल रहा था? बौद्धिक रूप से सक्षम लोगों के द्वारा संवेगात्मक स्थिति से निपटने के लिए, संवेगात्मक स्थिति से निपटने के लिए किया जाता है।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, संवेगात्मक का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हमारे अंदर कोई फीलिंग होना, चाहे वो कैसी भी फीलिंग हो सकती है, डर की भी हो सकती है, क्रोध की भी हो सकती है, और मतलब किसी चीज को घृणा भी फील हो सकती है। उन सब चीजों से निपटने के लिए, यानी कि जो संवेगात्मक हमारे अंदर तूफान अगर कोई हो रहा है, तो उन सब से निपटने के लिए विवेकीकरण युक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और शामिल है, बुद्धि। ठीक है, यानी कि संवेगों को बौद्धिक रूप से संभालना ही क्या कहलाता है, विवेकीकरण। अगर हम इसको एक शब्द में कहें, यानी कि संवेगों को बौद्धिक रूप से संभालना क्या कहलाता है, विवेकीकरण। विवेकीकरण। हाँ, जैसे इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं भाई, ऑपरेशन वगैरह करते हैं, रोज खून खराबा देखते हैं, मान लिया नॉर्मल आदमी देखने लगे तो उसको क्या हो जाए, वो बेहोशी हो जाए देखकर खून। ठीक है, लेकिन वही उनका काम है, उनको वो करना है, या कर रहे हैं या आगे भी करेंगे, तो वो चीज उस समय तो उनको थोड़ा बहुत लगा, थोड़ा बहुत फील भी हुआ, लेकिन वो फिर वो जो ये जो युक्ति है वो उनको मदद करती है कि उस चीज को भुला दें और आगे अपना दूसरे काम में लग जाएं। ऐसी पुलिस वाले हैं, वो पता नहीं क्या एक्सीडेंट के केसेस देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उन्हें संवेगी रूप से परेशान करते हैं, लेकिन जो ये युक्ति है उन्हें उस स्थिति को भुलाने में और आगे बढ़ने में मदद करती है। तो यानी कि इस वाली युक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहां संवेगों को बुद्धि का प्रयोग करके दबाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो यानी कि जहां संवेगों को बुद्धि का प्रयोग करके दबाने का प्रयास किया जाए, तो हम वहां कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे, विवेकीकरण, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ठीक है, बस यहाँ पे आपकी जो मुख्य रक्षा युक्तियां हैं वो खत्म होती हैं। अब आगे डालो गौण रक्षा युक्तियां। गौण रक्षा युक्तियां, जिन्हें हम सेकेंडरी भी कहते हैं या माइनर भी कहते हैं। डाली हेडिंग? यस हाँ जी मैम। मैम। हाँ लिखो, ये युक्तियां मुख्य युक्तियों की भांति, ये युक्तियां मुख्य युक्तियों की भांति तनाव को स्वयं दूर करने में सक्षम नहीं होती, स्वयं दूर करने में सक्षम नहीं होती, परंतु तनाव को दूर करने में, परंतु तनाव को दूर करने में मुख्य रक्षा युक्तियों की, परंतु तनाव को दूर करने में मुख्य रक्षा युक्तियों की सहायता अवश्य करती है, सहायता अवश्य करती है। इनमें मुख्य रूप से प्रक्षेपण, इनमें मुख्य रूप से प्रक्षेपण, कोमा विस्थापन, विस्थापन, कोमा क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति, तथा प्रत्याहार, तथा प्रत्याहार आदि प्रमुख युक्तियां आती हैं, जो निम्नलिखित हैं। डालो पहली युक्ति, प्रक्षेपण।
प्रक्षेपण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन। यानी कि किसी चीज को प्रोजेक्ट करना है, प्रक्षेपित करना किसी पर। देखो इसके अंदर प्रक्षेपण युक्ति में, प्रक्षेपण युक्ति में व्यक्ति अवांछनीय गुणों को, व्यक्ति अपने अवांछनीय गुणों को, अपने भी लिखना, व्यक्ति अपने अवांछनीय गुणों को दूसरों के ऊपर आरोपित करने का प्रयास करता है। क्या समझे इस लाइन का मतलब? ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे हमने कोई पेपर दिया और वो सॉल्व नहीं हो पाया या हम उसमें फेल हो गए या कम नंबर आए, तो हम क्या कहेंगे? कठिन पेपर था। ठीक है, अगर मान लिया स्कूल में है या उसमें है तो हम कहेंगे कि पेपर भी कठिन था और जो टीचर है वो हमसे बहुत चिढ़ता है, उसने हमें जानबूझ के ऐसे मार्क्स दिए। यानी कि अपनी जो गलतियां हैं वो दूसरे पर या दूसरी स्थिति पर आरोपित कर देना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण विधि। ठीक है, या मान लिया हम लेट पहुंचे कहीं पर तो हम कहेंगे कि चाहे बेशक हमें बस ना सही मिली हो, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हाँ बस रुक गई या टायर पंच, मतलब दूसरी परिस्थिति पर, कि भाई हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कहने का मतलब ये है। और जो ये सारी चीजें बिगड़ी हैं वो किसी और वजह से बिगड़ी हैं, तो वो कहलाता है हमारा प्रक्षेपण। ठीक है, समझ गए? हाँ ना तो बोलो भैया। यस मैम। अब जिन्होंने यस मैम कहा वो एक उदाहरण बताओ मुझे। बताओ। वो भी सारे के सारे गायब हो गए। यस मैम है मैम। जैसे जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि स्कूल में कभी कभी हम अपना वर्क मतलब कॉपी में लिख के नहीं लाते, तो हम कह देते हैं कि दोस्त नोटबुक ले गया था या नोटबुक घर रह गई, दूसरे पे टाल देना। हाँ, मतलब इसमें झूठी परिस्थितियां नहीं होंगी, परिस्थितियां तो जेन्युइन होंगी, लेकिन आप दूसरों पर आरोपित कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर दोस्त लेके गया तो हम ये कह सकते हैं कि वो ले गया था इसलिए नहीं हुआ। और दूसरा कोई उदाहरण दो। मैम आवाज ही नहीं आ रही बेटा। और कोई बच्चे? स्कूल आने में लेट हो गए मैम, हाँ कॉलेज आने में ने लेट कर दिए। हाँ, उसमें क्या आ गया, जैसे कॉलेज आने में हम खुद ही घर से मतलब जल्दी नहीं चले, लेट चले हैं, लेकिन हम तब भी कह देंगे कि भाई हमें रिक्शे वाला लेट मिला या उसने धीरे धीरे चलाई इस वजह से लेट आ गए। हाँ, यानी कि आप समझ गए, ओवरऑल यही है कि अपनी कमियों को या अपनी जो गलत परिस्थितियां उनको दूसरे पर थोप देना, तो क्या कहलाता है? वही प्रोजेक्शन, यानी कि थोप देना, आरोपित कर देना कहलाएगा हमारा प्रक्षेपण। ठीक है, दूसरी डालो, विस्थापन। विस्थापन जिसको कि हम कहेंगे इंग्लिश में क्या कहेंगे? विस्थापन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि किसी वस्तु या स्थिति का स्थान परिवर्तन कर देना क्या कहलाता है? विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब लिखो इसके अंदर, विस्थापन के माध्यम से, विस्थापन के माध्यम से व्यक्ति एक संवेग, एक संवेग या स्थिति को अन्य संवेग
कोमा विचार या वस्तु पर स्थानांतरित कर देता है। विस्थापन में मौलिक या मूल प्रेरक को दूसरे विषय की ओर धकेल कर तनाव को कम किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण हम घर परिवार में बहुत देखने को मिलता है। मान लिया मम्मी पापा ने बड़े भाई को डांट लगाई, तो वो क्या करेगा, वहां तो कुछ बोलेगा ना, अपनी छोटी बहन को डांट देगा आकर, या अपने छोटे भाई बहनों पर अपना गुस्सा निकालेगा। यानी कि इसका मतलब होता है कि अपने संवेगों को कहीं से निकालकर दूसरी जगह पर विस्थापित कर देना। ठीक है, तो जैसे हम क्रोध में ही देखते हैं कि घर मतलब ऑफिस में हमारा कहीं किसी से झगड़ा हुआ, घर पे जाके निकाल देंगे। ठीक है, तो यानी कि अपने जो संवेग वहां जो हमारे उठकर आए थे, वहां से हमने उठाकर कहां पहुंचा दिया, अपने घर पर ले गए। यानी कि संवेगों को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित कर देना, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा मैम? विस्थापन। ठीक है, तो इसका अगर हम सामान्य भाषा में कहें कि एक संवेग का दूसरे संवेग पर, एक स्थिति का दूसरी स्थिति पर, या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर जो हमारे विचार हैं या जो हमारी सोच है उसको विस्थापित कर देना ही क्या कहलाएगा, विस्थापन। टाइम हो गया क्या सर? चलो कल कराएंगे, बाकी जितना है समझ गया इसको थोड़ा सा कल पूछते हैं फिर तुमसे कितना समझे तुम। बेसिकली प्रोजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि प्रक्षेपण और विस्थापन। ठीक है, इन दोनों का कल फिर से डिस्कस करेंगे दोबारा। चलो बस ये एक दो और है, तुम्हारी यहाँ पे रक्षा प्रक्रम फिर खत्म हो जाएंगे। थैंक यू मैम। अगर मोहिनी मैम फ्री हुई होंगी